Hello friends, welcome to the next video of units and measurements. In this video, firstly we will discuss the homework questions. We have to find the dimension of work, electric current, electric charge and electric potential. In class 9th we have studied that the formula of work is force into displacement. Displacement is represented by small s Fs cos theta. और कॉस थीटा तो डायमेंशनलेस होता है, इसलिए कॉस थीटा यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, लिख भी सकते हैं क्योंकि कॉस थीटा ये कोई एंगल है और किसी एंगल की एक कोई फिक्स वैल्यू आएगी, तो जो एक फिक्स वैल्यू होती है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए यहाँ कॉस थीटा लिखना जरूरी नहीं है डायमेंशन निकालते समय। हमने फोर्स का डायमेंशन निकाल चुके हैं मास इंटू एक्सेलरेशन से mL/-2। हमने फोर्स का डायमेंशन निकालना है और हमें डिस्प्लेसमेंट का निकालना। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है, एक लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो हम एक लेंथ ही ना ट्रेवल करेंगे, इसलिए ये लेंथ है। इन सबको हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास बनेगा mL/-2। और जैसा कि हम जानते हैं कि वर्क का यूनिट होता है जूल और एनर्जी का भी यूनिट होता है जूल। तो मैंने आपको बताया है अगर दो क्वांटिटीज की यूनिट सेम है तो उनका डायमेंशन भी सेम रहेगा। बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक करंट को डायमेंशनली आई लिख करके उसको स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज किया जाता है और किसी किसी बुक में ए लिख के ब्रैकेट में इंक्लोज किया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। इसको बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं ऐसे दो चार क्वांटिटीज की जिसका डायमेंशन सेम है। जैसे अभी हमने देखा वर्क और एनर्जी, इन दोनों का डायमेंशन सेम है। और इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि इम्पल्स का और मोमेंटम का मतलब यूनिट तो डिफरेंट है, लेकिन इनका डायमेंशन क्या है, सेम है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और हमने क्लास 9th या 10th में पढ़ा है कि Q इज इक्वल्स टू होता है IT। हियर I इज इलेक्ट्रिक करंट एंड T इज टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट को अभी हमने देखा I से रिप्रेजेंट या ऐसे, तो मैं I से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और टाइम को T से। तो इसको हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं IT को एक ब्रैकेट में लिख के, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया है कि जो डायमेंशन होता है उसको बेसिकली MLT के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m⁻0 L⁻0 T⁻1 ऐसे ही रहने दीजिए और I⁻n। तो ये इसका एकदम अप्रोप्रिएट वे है इलेक्ट्रिक चार्ज को रिप्रेजेंट करने का। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको पता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट किया जाता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और इसी डेफिनेशन से हम एक फार्मूला निकालेंगे वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी V इज इक्वल्स टू W/Q। और वर्क का अभी हमने डायमेंशन निकाला है mL²T⁻²। तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे mL²T⁻²। और Q यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का भी अभी हमने डायमेंशन निकाला है TI या फिर IT। m0 L0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि m⁻0 या L⁻0 की वैल्यू 1 होती है। जैसे हम दे दें A⁻0 तो इसकी वैल्यू 1 होगी। तो किसी भी इंटीजर के पावर अगर हम 0 करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 होगी, तो इसलिए इसको लिखना कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ लिख देते हैं T और यहाँ लिख देते हैं I। ठीक, अब ये नीचे है तो इसको जब ऊपर हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा M, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, और L भी ऐसे रहेगा। T को ऊपर ले जाएंगे, T⁻⁻2 है तो T⁻³ हो जाएगा और I⁻⁻1 हो जाएगा। अब ये बता देता हूँ कि ये T⁻³ कैसे हुआ। अब हम कहें A⁻m/A⁻n, तो इसको हम लिख सकते हैं A⁻m-n। तो अब तो आप लोग समझ ही जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन ये होता है। ओके, तो इसको आप लोग नोट करिए। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, तो यहाँ पे इसका स्टेटमेंट है इन अ पर्टिकुलर इक्वेशन द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म विल बी इक्वल। इन अ पर्टिकुलर इक्वेशन द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म विल बी इक्वल, मतलब अगर आपको कोई भी इक्वेशन दिया है
तो अगर वो इक्वेशन करेक्ट है, मतलब वो इक्वेशन करेक्ट है, इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि वो इक्वेशंस की डायमेंशंस को ही करेक्ट है या इनकरेक्ट है ये बताता है। लेकिन हम ऐसे कह सकते हैं कि इन अ पर्टिकुलर इक्वेशन द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म विल बी इक्वल। किसी भी इक्वेशन का हर टर्म का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है जो कि हमें न्यूमेरिकल्स में मदद करेगा कि ओनली सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ओनली सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब यहाँ पे हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ऐसी क्वांटिटीज़ को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिसका डायमेंशन सेम हो। अब हम प्रीवियस क्लास की ओर अपने चलते हैं और एग्जांपल से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपने न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन में फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए पहला इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक, अभी तक तो बस हमने ऐसे ही पढ़ लिया था इसको और डिराइव कर लिया था। लेकिन अगर हमें चेक करना हो कि ये इक्वेशन सही है कि नहीं, तो अभी मैं आपसे पूछूं तो एक इक्वेशन है तो आप लोग कहोगे नहीं एक इक्वेशन नहीं है। क्या हम इसे, क्योंकि इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो जीरो के इक्वल होना चाहिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, v माइनस यू माइनस ए टी इज इक्वल्स टू जीरो। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब हमारे स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि इन अ पर्टिकुलर इक्वेशन द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म विल बी इक्वल। मतलब ये एक इक्वेशन है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग ये v का डायमेंशन, u का डायमेंशन और ए का नहीं ये पूरे का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे एक क्विक रिकैप में बता देता हूँ। यहाँ v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सीलरेशन और t होता है टाइम। ठीक, अब डायमेंशन ऑफ v, अगर v का डायमेंशन निकालें तो v क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। फार्मूले से भी कर सकते हैं लेकिन मुझे मीटर पर सेकंड से आसान पड़ रहा है तो मैं मीटर पर सेकंड से कर दूंगा। मीटर यानी लेंथ और टाइम यानी सेकंड मीन्स टाइम, इसको ऊपर कर देंगे l t⁻⁻1। अब वेलोसिटी चाहे फाइनल हो चाहे इनिशियल हो, है तो वेलोसिटी ही, तो इसीलिए डायमेंशन ऑफ u का भी हो जाएगा l t⁻⁻1। अब बचा हमारे पास डायमेंशन ऑफ at। डायमेंशन ऑफ at तो एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी l t⁻⁻2। अब इनटू में t कर देंगे, अब ये हो जाएगा l t⁻⁻1। तो हम देख रहे हैं ये इसके इक्वल है, ये तीनों इक्वल हैं। तो यानी ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है और ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है। और ये देखिए सेकंड पॉइंट को ही फॉलो कर रहा है, ओनली सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो यहाँ पे देखिए ये क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही हैं सब, तो ये सभी पॉइंट्स को फॉलो कर रहा है। अब हमने तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में, मोशन के केस में, हमने तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी को डायमेंशनली करेक्ट प्रूव कर दिया है और उसको मतलब वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के सभी नियमों का पालन करता है, ये भी हमने प्रूव कर दिया है। अब इसी प्रकार से हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को प्रूव करते हैं। तो s माइनस यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ s यानी डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ l हो जाएगा,
डायमेंशन ऑफ यू टी, यू यानी इनिशियल वेलोसिटी, तो एल टी की पावर -1 और ये इंटू टी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एल। अब इसी प्रकार से डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ तो इसमें डायमेंशन लेस है क्योंकि ये फिक्स वैल्यू है। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड यानी स्क्वायर यानी एल टी की पावर -2 और टी का स्क्वायर यानी टी की पावर 2, तो ये हो जाएगा एल। अब देखिए हमने इसको डायमेंशनली प्रूव तो कर दिया, लेकिन देखिए इसी में मैं आपको इसका ड्रॉबैक यानी लिमिटेशन बता देता हूँ। देखिए ये हाफ जो है, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम ये नहीं बता सकते कि ये हाफ यहाँ आएगा कि 10 आएगा कि 20 आएगा, ये इसका लिमिटेशन है। बाय एक्सपेरिमेंट हम ये फार्मूला हमने बनाया है, मतलब साइंटिस्ट ने बनाया है कि एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये होता है, ठीक। और वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ओनली सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज, तो देखिए यहाँ पे सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में आता है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आप लोग का होमवर्क है, आप लोग इसे डायमेंशनली करेक्ट प्रूव करेंगे अगर ये है तो। द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इतना काफ़ी है, अभी आप लोग इसे रिवाइज करिए, नोट करिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको एरर एनालिसिस और वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज के बारे में बताया जाएगा। और जब ये चैप्टर 5-6 वीडियो के बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस, एक राउंड वीडियो 1 आवर की रहेगी, उसमें सारे आपके क्वेश्चंस रहेंगे। एंजॉय द वीडियो।